कि बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर वाला बुजुर्ग लू को आज सुबह पुलिस और एम्बुलेंस लेकर चली गई थी। इस मैटर को चुपचाप रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन क्यूजिंग ने सुबह डाउनस्टेयर्स से पूरा केओस सुना था। अब दोनों लड़कियां मानने लगी थीं कि रेबीज फ्लू सिर्फ कोई स्केयर टैक्टिक नहीं है। जहां तक ली शुआंग की प्रॉमिस सप्लाई डिलीवरी की बात थी, वो अभी तक नहीं आई थी। सिया पहले ही कुजिंग को वार्निंग दे चुकी थी कि ग्रीसी शोंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम शोंग का इस्तेमाल करके वो लोग जांग शाओयोंग का बड़ा स्टॉकपाइल लूट सकते हैं, इतना कि एपिडेमिक के बीच में एक बड़ी दौलत बन जाए। पिछली बार सिया ने शाओयोंग को सिड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल होकर बाहर निकाल दी गई थी। तब से उसने अपने एक सिंप को सीक्रेटली उस पर नजर रखने भेजा था। इसी तरह उसे रिपोर्ट मिली थी कि एक छोड़ दिया गया फैक्ट्री में, जिसे शाओयोंग ने रिफर्बिश किया था, ट्रक्स रेगुलरी सप्लाई लेकर आ रहे हैं। ये तभी संभव है अगर शाओयोंग को एपिडेमिक के बारे में पहले से पता हो। इसलिए दोनों विचेस ने प्लान बनाया कि शोंग को इस्तेमाल करके उस जगह को लूट किया जाए और शाओयोंग की रिचेस का हिस्सा जबरदस्ती लिया जाए। उधर शाओयोंग बेस कैंप पहुंच गया। रास्ते में और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बॉयज भी कार से उतरे और इतनी शॉर्ट टाइम में बने इस बेस कैंप का नजारा देखकर दंग रह गए। जंगी एक्साइटमेंट और अमेजमेंट छिपा नहीं पाया। अब इसे फोर्ट्रेस कहना ज्यादा सही लगता था। शाओयोंग ने बस मुस्कुराकर कहा, पहली बार आने वाले सब ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। कार की आवाज सुनकर फोर्ट्रेस के दूसरे टेनेंट्स भी हथियार लेकर बाहर आ गए। ग्रैंडपा और शन खुश थे कि शाओयोंग सेफ लौट आया। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक है और बॉयज को बुलाकर इंट्रोड्यूस किया। वो सिर्फ जांगची को जानता था, बाकी को बस जांगची के क्लासमेट्स कहकर परिचय कराया। ग्रैंडपा शेनबो और शनान ने भी चीयरफुल वेलकम किया। फिर शाओयोंग ने ग्रैंडपा शेनबो को कहा कि कुछ लोगों के साथ इन्हें जगह घुमाकर रूल्स और रेगुलेशंस समझाए। क्लासेस को ऐसा लगा जैसे वो किसी मिलिट्री बेस में आ गए हों। टूर शुरू होने से पहले कावर्ड लड़के ने सबका ध्यान खींचा। उसने रिक्वेस्ट की कि उन्हें भी वेपन्स दिए जाए ताकि वो डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर सकें। शाओयोंग ने उसे सस्पिशियस नजरों से देखा। 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये हथियार मांग रहा है। क्लासेस ने कावर्ड को विस्पर किया कि इतना ईगर मत बन, न्यू कमर्स को पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है। कावर्ड को चुप कराने के लिए शाओयोंग ने कहा कि कुछ दिनों में सबको वेपन्स मिलेंगे। फिलहाल चेन चोंग की हेड इंजरी सीवियर है, तो पहले उसे मेडिकल रूम में चेक करवाना होगा। कुछ घंटों बाद बॉयज ने आखिरकार बूज और लाइफ और डेथ वाली टेंशन को शावर से धो डाला। फिर कावर्ड ने ग्लासेस से अनोयंस में पूछा कि उसने वेपन्स मांगना क्यों रोक दिया था। अगर बीच में न टोका होता तो शायद उनके पास अभी गन्स होती। इस कावर्ड की हिम्मत देखो, स्पीच देने लगा कि हालात देखते हुए प्रोटेक्ट होना बेस्ट रहेगा। ये मजाकिया था, बिना फायर आर्म्स के। उसने तो कंपेयर भी कर दिया कि इस फोर्ट्रेस में रहना मतलब हाउस अरेस्ट जैसा है। थैंकफुली ग्लासेस में थोड़ी कॉमन सेंस और ग्रेटिट्यूड थी कि इन्फेक्टेड के जॉज से बचा लिया गया था। यिंग लगातार अपने क्लासमेट्स के बीच डिस्ट्रस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा था, शाओयोंग के बैकग्राउंड पर सवाल उठाते हुए, क्योंकि वो सिर्फ इतना बोलता था कि उसे प्रोटेक्शन के लिए किसी अनोनिमस क्लाइंट ने हायर किया है। यिंग ने सही जगह सवाल उठाए क्योंकि कहानी सच में कुछ मेक सेंस नहीं कर रही थी। उसने दांत पीसते हुए चेनचोंग के ट्रीटमेंट का मुद्दा भी उठाया। शाओयोंग ने वादा किया था कि वो उनके दोस्त की इंजरी मॉनिटर करेगा, लेकिन मेडिकल रूम तो प्रिजन सेल से भी ज्यादा सिक्योर था। यिंग ने जहर भरा आइडिया डाला कि शायद शाओयांग उनके दोस्त के ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने की साजिश कर रहा है, बिना उन्हें पता चले। इसलिए उसने ठान लिया कि और बेवकूफ लोग अपने साथ मिलाए और अपने सेवियर पर पहले स्ट्राइक करे। ग्लासेस ने इस आइडिया का कड़ा विरोध किया। वो शाओयांग को बिट्रे नहीं करना चाहता था, जिसने उन्हें सेफ पहुंचाया था। यिंग ने असर्ट किया कि वो दुनिया को बिट्रे करना ज्यादा पसंद करेगा बजाय इसके कि दुनिया उसे बिट्रे करे। इसलिए वो फोर्ट्रेस पर टेक ओवर कर कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता था। उसके मुताबिक उनके अलावा और शाओयांग के सिवा वहां बस एक ओल्ड मैन और एक यंग गर्ल थी। यिंग को लगता था कि अगर शाओयांग कहीं चला गया तो वो ओल्ड मैन और गर्ल को कैप्चर कर सकते हैं। गर्ल तो उसे काफी क्यूट भी लगी और यिमिंग की नजर उस पर थी। बाकी लड़कों ने उसे घृणा और कंटेम्प्ट से देखा। थैंकफुली ग्लासेस और जैंगची ऐसे आदमी नहीं थे। जब यिंग को समझ आया कि ये लोग उसके प्लान में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उसने हाथ हिलाकर हंसते हुए अपनी बात को मजाक में बदल दिया, जैसे उसने सीरियस कुछ बोला ही नहीं था। जैंगची ने भी बेवकूफी से इस एक्सक्यूज को मान लिया।
अपोकलिप्स अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी और यिंग पहले से ही ऐसे डिजेनरेट लॉलेस डीड्स की सोच रहा था। ग्लासेस ने यह भी जोड़ा कि अगर शाओ यांग वाकई उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट करना चाहता तो अब तक उन्हें हेल्पलेसली लॉक कर दिया गया होता। जब दूसरे दोनों शावर से बाहर आए तो यिंग ने सोच लिया कि ये लोग उसके काबिल नहीं हैं। उसके मुताबिक कैओटिक टाइम्स में इंसान को रूथलेस होना चाहिए। भले ही वो पहले गैंगस्टर्स को देखकर ही कांप गया था, लेकिन वो इन्हें अपनी लाइफ भर के लैकीज बनाना चाहता था जब वो ओवरटेक करेगा। ग्रैंडपा शनबो ने रिपोर्ट दी कि जैंगची और बाकी लोग सेटल होना शुरू हो गए हैं। इंजर्ड चेंचोंग भी रिकवरी में था। निर्देशानुसार सारे डोर्स और विंडोज सिक्योर कर दिए गए थे। शाओयंग ने ग्रैंडपा शनबो और शान शान को हार्डवर्क के लिए थैंक किया और कहा कि रेस्ट कर लो, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जाने से पहले शाओयांग ने दोनों को वार्निंग दी कि जांग के दूसरे दो क्लासमेट्स पर नजर रखें। उसे उनमें कुछ ट्रेटरस वाइब्स महसूस हो रही थीं। रात के डेड टाइम में शाओयांग सीधा अपने वेयरहाउस गया कुछ काम सेटल करने। उसने सिस्टम का आइटम शॉप खोला और ऑफरिंग्स को ध्यान से इंस्पेक्ट किया। सारे प्रोडक्ट्स क्लिक करके उसने सक्सेसफुली रिडीम कर लिया। लेवल 1 अपोकैलिप्स फार्मर बॉक्स 2 पॉइंट्स। लेवल 1 फूड सप्लाई बॉक्स 5 पॉइंट्स। लेवल 1 आर्म्ड डिटरेंट सप्लाई बॉक्स 5 पॉइंट्स। उसके पास अब 8 पॉइंट्स बचे। अपोकलिप्स फार्मर बॉक्स में 50 कॉर्न सीड्स थे। फूड सप्लाई बॉक्स में मिला 200 किलोग्राम स्टार्च सॉसेज, 100 किलोग्राम प्री कुक्ड ब्रेज्ड पोर्क विद प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स और 50 बॉक्स पिकल्ड कॉबेज नूडल्स। आर्म्ड डिटरेंट बॉक्स में था 1500 राउंड 9 मिलीमीटर एम्यूनिशन। उसने बॉक्सेस से निकली सारी चीजें एक पाइल में डाल दी। उस पाइल का शेयर साइज अपने आप में इंप्रेसिव था। अपोकलिप्स में जहां रिसोर्सेज स्केर्स होंगे वहां ये सप्लाईज इनवैल्यूएबल साबित होंगी। अगला दिन आया और सुबह की शुरुआत हुई मल्टीपल व्हीकल्स से। गेट के पास पहुंचते ही उन्होंने कंफर्म किया कि एड्रेस सही है और अपना प्लान सेट करना शुरू कर दिया। व्हीकल्स से उतरे मल्टीपल आर्म्ड मैन जिनके पास ब्लेड्स थे। एक आदमी जो सूट पहने था फोन कॉल खत्म करके अपने आदमियों को बोला कि गेट को पूरी ताकत से तोड़ दो। वो बेवकूफ टुकड़ी स्टील गेट्स पर बैट से मारने लगी और पैरों से किक करके तोड़ने की कोशिश करने लगी। कुछ मिनट मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो वो शिकायत करने लगे कि दरवाजा बहुत मोटा है और उनके लाए हुए इक्विपमेंट से ये नहीं टूटेगा। मिस्टर सूट गुस्से से भर गया। वो यहां ऐसे आया था जैसे किसी नॉर्मल हाउस का दरवाजा फाड़ देगा, लेकिन एंट्रेंस पर ही अटक गया। उसने अपने आदमियों को बिग गन्स लाने का आदेश दिया। जल्दी जल्दी उन्होंने वुडन क्रेट्स उठाए जिनमें उनके सीक्रेट वेपन्स थे। एक्सप्लोसिव्स या हाई कैलिबर गन्स की जगह क्रेट्स में निकली कई वाइन बॉटल्स। उस बेवकूफ टुकड़ी ने उन्हें मोलोटोव कॉकटेल्स में बदल दिया और गेट के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। फायर की बारिश यार्ड में गिरी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक भी नहीं पहुंची। फिर भी मोलोटोव कॉकटेल्स ने सुबह सुबह हलचल मचा दी। तेज और ऊंची लपटें उठीं। बेवजह फायरी वाइन बॉटल्स फेंकते फेंकते कुछ आखिर आउटर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की छत तक पहुंचे। शनशान, जंगछी और बाकी लोगों ने ये देख लिया और फायर एक्सटिंग्विशर्स और पानी की बकेट्स लेकर बाहर भागे। शाओयोंग ने पहले ही उन्हें ऐसे हालात के बारे में वार्न कर दिया था। डिजास्टर पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ था और एक्सट्रीम सिचुएशंस पहले से अनफोल्ड हो रही थीं। जब यंगस्टर्स आग बुझाने में लगे थे, शाओयोंग और ग्रैंडपा शेनबो वेयरहाउस से निकले। एक के हाथ में असॉल्ट राइफल, दूसरे के हाथ में शॉटगन। वो सीधा वॉच टावर पर पहुंचे ताकि बाहर गेट पर ट्रबल पैदा करने वालों को देख सकें। टॉप पर पहुंचकर ग्रैंडपा शेनबो ने कमेंट किया कि सूट वाला आदमी और फ्रंट में खड़ी कार कुछ जानी पहचानी लग रही है। अगर उन्हें सही याद है तो ये वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले हाईवे पर रोड रेज इंसिडेंट किया था। थग्स में से एक ने दूर से वॉच टावर पर किसी को देख लिया और तुरंत अपने बॉस को बताया कि जिसे ढूंढ रहे थे वो नजर आ गया। वही छोटा पंख जिसने रोड पर प्रोवोक किया था। मिस्टर सूट ने टावर की तरफ देखते हुए जोर जोर से गालियां और धमकियां दी ताकि उसकी बातें साफ साफ ऊपर तक सुनाई दें। उसने धमकी दी कि अगर शाओयोंग बाहर नहीं आया तो वो डॉग हाउस को जला देगा। शाओयोंग ने कामली जवाब दिया, मिस्टर सूट और उसके लैकीज को 5 मिनट हैं यहां से दफा हो जाने के लिए, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। गैंगस्टर्स को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कोई बच्चा उन्हें पिस ऑफ कर रहा है। अब बात करने का वक्त गया और उन्होंने 2 और क्रेट्स मोलोटोव कॉकटेल्स के निकाल लिए।
अचानक शाओयोंग को अपने सिस्टम से नया टास्क मिला। जब ग्रैंडपा शेनबो सोच रहे थे कि वार्निंग शॉट दी जाए या नहीं, शाओयोंग अपना नया मिशन पढ़ने में व्यस्त था। इसमें साफ लिखा था कि थ्रेट्स को जितनी जल्दी हो सके एलिमिनेट करो और रिवॉर्ड है 10 पॉइंट्स। ये देखकर शाओयोंग ने वार्निंग शॉट्स का आइडिया छोड़ दिया। ये इंट्रूडर्स साफ साफ क्रिमिनल गैंगस्टर्स थे। सोसाइटी का ऑर्डर अभी टूटा भी नहीं था और ये पहले से हेनस क्राइम्स कर रहे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके स्टंट से कोई जलकर मर भी जाए। शाओयोंग का मानना था कि एपोकलिप्स में ऐसे स्कम को जिंदा छोड़ना सिर्फ और निर्दोष लोगों को खतरे में डालेगा। इसलिए उसने बिना हिचकिचाए निशाना साधना शुरू किया। ट्रिगर दबाते ही पहली गोली मिस्टर सूट की बांह में लगी। उसकी चीख और कटी हुई बांह को पकड़ते हुए दर्द में तड़पना देखकर बाकी थग्स समझ गए कि उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। शाओयोंग ठंडे दिमाग से खड़ा था, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेट था कि किल शॉट मिस हो गया। शायद शांत जिंदगी जीते जीते हाथ जंग खा गए थे। थग्स ने उसके हाथ में असॉल्ट राइफल देखी और फौरन अपनी गाड़ियों के पीछे छिपने भागे। सबसे पहले भागा उनका बॉस, लेकिन शाओयोंग ऐसा आदमी था जो एक बार शुरू कर दे तो अंत तक पीछा करता है। इस बार ज्यादा सटीक निशाना लगाते हुए उसने भागते हुए थग्स को एक एक करके गिराना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रॉपर्टी पर फायर बरसाई थी। अब उनकी छाती और सिर पर लीड बरस रही थी। ये एक सीधा सीधा स्लॉटर था। बॉस एड्रेनलिन से भरा किसी तरह व्हीकल तक पहुंचा और अंदर बैठते ही ड्राइवर को यहां से भागने का आदेश दिया, ब्लीडिंग स्टंप की परवाह किए बिना। ग्रैंडपा शेनबो भागती कार देखकर चिंतित हुआ, लेकिन शाओयोंग के पास इसका हल पहले से था। उसने ऑटोमेटिक राइफल उठाई, गाड़ी की हर मूवमेंट को ट्रैक करते हुए मैगजीन पर मैगजीन खाली कर दिए। हाई कैलिबर गोलियों ने व्हीकल को छलनी कर दिया। ग्रैंडपा ने देखा कि ये लड़का कितनी स्मूथ तरीके से एम, फायर, रीलोड कर रहा था। इतनी एफिशिएंसी उसने अपनी मिलिट्री सर्विस में भी नहीं देखी थी। कुछ और मैगजीन्स खाली होने के बाद माहौल शांत हुआ। आग बुझ चुकी थी और फोर्ट्रेस के सामने की सड़क पर थग्स की लाशें बिखरी थीं। गेटअवे व्हीकल भी रुक चुका था। अंदर के सभी लोग गोलियों से छलनी थे। शाओयोंग ने ग्रैंडपा को आदेश दिया कि जैंग ची और बाकी लोगों को बुलाकर लाशें साफ करवा दें। फिर उसे एक बेहतर प्लान सूझा। क्यों ना इन लाशों को ज़ॉम्बीज में म्यूटेट होने दिया जाए और उन्हें जांगची और शान के कॉम्बैट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसने अपना पुराना आदेश वापस लिया और बॉडीज वहीं पड़ी रहने दी। फोर्ट्रेस से ज्यादा दूर नहीं, एक और बैच कार्स और वैन्स का पास आता दिखा। एक वाइट कार में लोच बैठा पूछ रहा था कि साइट कितनी दूर है। क्यू जिंग ने क्यूट प्लेफुल आवाज में कहा, अगले इंटरसेक्शन के बाद पहुंच जाएंगे। पीछे सीट पर एक्जिया उसके साथ बैठी थी, जिसे यह बनावटीपन चुभ रहा था। एक विच जानती है कि दूसरी विच कब गेम खेल रही है। फोर्ट्रेस के आउटर एरिया में पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी। क्यू जिंग ने शूचोंग को कार में वेट करने को कहा और खुद आगे बढ़ी। साथ ही एक्जिया को भी अपने स्कीम में घसीटने की कोशिश की। उसने दावा किया कि सिर्फ एक्जिया को पता है शाओयोंग किस फैक्ट्री में है। एक्जिया ने बाहर निकलने से मना किया। फैक्ट्री तो आगे ही है, साफ नजर आ रही है, और वैसे भी उसके जूते ज्यादा चलने के लिए नहीं बने। लेकिन क्यू जिंग जिद्दी थी और अपनी दोस्त को लगभग खींचते हुए आगे ले जाने लगी। कार से बाहर एक्सिया ने बार बार फोन लेने की रिक्वेस्ट की, लेकिन क्यू जिंग ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आखिरकार एक्सिया को अपनी विची दोस्त के साथ मजबूरी में चलना पड़ा, जबकि वो बिल्कुल भी इस मैटर में और फंसना नहीं चाहती थी। उधर कार में ल्यू सॉन्ग ने अपने बॉयज को तैयार रहने का आदेश दिया। जैसे ही उसकी कार मूव करेगी, पीछे वाली वैन भी फॉलो करेगी। वैन्स में यंग लड़कों और वेटरन गैंगस्टर्स का मिक्स भरा था। सब फोर्ट्रेस पर धावा बोलने को रेडी, चाहे उन्हें पता ना हो कि आगे क्या है। जिया ने कंप्लेंट की कि वो इस मेस में ड्रैग नहीं होना चाहती, लेकिन क्यू जिंग को लगा कि जिया अपने गैंगस्टर शुगर डैडी पर लाइन मार रही है। दोनों ने इतने साल स्कीम्स और स्कैम्स साथ में किए थे कि हर ट्रिक पहचानते थे, लेकिन इस बार क्यू जिंग पूरी तरह गलत थी। असल में जिया ने सज धज कर तैयार हुई थी लूजर जांग शाओयोंग को फंसाने के लिए, क्योंकि क्यू जिंग तो पहले ही अपनी अफेयर्स में कॉम्प्रोमाइज थी। गेट की तरफ चलते हुए दोनों गर्ल्स को सामने का भयानक सीन दिखा। सड़क पर गोलियों से छलनी लाशें पड़ी थीं। साफ था कि शूटआउट में मौत हुई थी। जिया डर के मारे कांप उठी और क्यूजिंग को वापस जाने और प्लान छोड़ने को कहा। खून देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कॉप्सेस काफी देर से यहां पड़ी हैं।
क्यूजिंग ने सोचा कि ये दो ग्रुप्स जांग शाओयोंग के सप्लाईज के लिए लड़े होंगे, और अगर ऐसे हार्डेंड क्रिमिनल्स मरे पड़े हैं तो लूजर शाओयोंग के बचने की संभावना भी कम है। लेकिन उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था कि वो मरा या जिंदा, उन्हें तो बस प्राइसलेस सप्लाईज चाहिए थी। एक्सिया ने प्रैक्टिकल सोच रखते हुए कहा कि ये मैस ली शुआंग और उसके बॉयज को हैंडल करने दो। लेकिन क्यूजिंग स्नीक करके देखना चाहती थी कि फैक्ट्री गेट लॉक्ड है या नहीं। दोनों को पता नहीं था कि गैंगस्टर कॉर्प्सेस के शरीर में मौजूद इनहेरेंट वायरस उन्हें धीरे धीरे म्यूटेट कर रहा था।